हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। यह त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो कौन कौन से तीन पक्षों के बीच में होता है, कितने सालों तक चलता है और इसका क्या जो परिणाम या निष्कर्ष है वो निकलकर सामने आता है। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि यह जो विषय है वो भारतीय इतिहास में एक तरीके से उपेक्षित हैं। किताबों में या जो क्लासें होती है स्कूल कॉलेजों की, उनमें इस टॉपिक को लेकर बहुत कम जानकारी दी जाती है या बहुत कम रुचि है वो इस पर ली जाती है। हालांकि हम इसके काल की बात करें तो यह जो काल है, यह जो राजवंश है, तीन राजवंश, उनका जो काल है वो 300 से लेकर 400 वर्षों तक का काल है। तो इतने बड़े काल को हम उपेक्षित दृष्टि से नहीं देख सकते। तो दोस्तों, जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तो सम्राट हर्षवर्धन का जो एक महत्वपूर्ण काम है वो यह होता है कि वो कन्नौज को उत्तर भारत के केंद्र के रूप में स्थापित करके जाते हैं। उससे पहले यदि राजधानियों की बात करें तो हम पाटलिपुत्र का महत्व पाते हैं आरंभिक गुप्तों के समय तक। बाद में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से हम उज्जैनी का उत्कर्ष देखते हैं और हर्ष के साथ में हम कन्नौज का उत्कर्ष है वो देखते हैं। पाटलिपुत्र का जो महत्व था वो उसके व्यापार वाणिज्य को लेकर था और हम ये देखते हैं कि मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो उस वक्त पाटलिपुत्र का महत्व भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। पाटलिपुत्र भारत की एक ऐसी राजधानी हुआ करता था जो भारत ही नहीं, दुनिया के महत्वपूर्ण नगरों में सबसे आगे थी। उसके बाद में जैसे ही व्यापार वाणिज्य को लेकर हमें उसमें कमी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने गुप्त काल में देखा है, गुप्त काल में हमें व्यापार वाणिज्य के ह्रास के स्पष्टतः संकेत देखने को मिलते हैं। तो उस ह्रास के साथ साथ में हमें पाटलिपुत्र के भी पतन के संकेत देखने को मिलते हैं। गुप्तों के काल में जो है राजधानी उज्जैनी, उसका उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है और उसके बाद में सम्राट हर्षवर्धन के काल में हमें कन्नौज, जो कि गंगा यमुना के दोआब में इस जगह पर स्थित है, उसका उत्कर्ष देखने को मिलता है। कन्नौज है वो अपने आप में कृषि के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि यह गंगा यमुना के मैदान में स्थित है, दोआब में स्थित है और गंगा यमुना का जो दोआब है वो कृषि की दृष्टि से या उपजाऊ भूमि की दृष्टि से विश्व के सबसे उपजाऊ प्रदेश में से एक है, या यूं कहें कि विश्व का सबसे उपजाऊ प्रदेश यह क्षेत्र है। तो उसको लेकर या उस पर अधिकार को लेकर तीन तत्कालीन महाशक्तियों में संघर्ष 200 वर्षों तक चलता है। कन्नौज तत्कालीन राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनकर उभरता है और कन्नौज पर जब तक अधिकार नहीं हो जाता तब तक भारत पर या उत्तरी भारत पर अधिकार है वो नहीं माना जाएगा। वैसे ही जैसे कि इसके पूर्व काल में जब तक पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं हो जाता था तब तक उसे भारत का स्वामी या शासक या सम्राट नहीं माना जाता था। जो महत्व पाटलिपुत्र का था पूर्व काल में, वो ही महत्व अब कन्नौज का हो गया था। इसलिए उत्तरी भारत का स्वामी बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाना जरूरी कदम माना जाता था। तो इस कन्नौज को जीतने के लिए तत्कालीन भारत की जो तीन बड़ी शक्तियां थी उनमें आपस में संघर्ष होता है। ये तीन बड़ी शक्तियां जो थी वो कौन सी थी? तो हम बात करें तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत का जो इलाका है वहां पर एक शक्ति के रूप में राजवंश उभरा था जिसको हम गुर्जर प्रतिहार नाम से जानते हैं। बंगाल उड़ीसा वाला जो इलाका है वहां पर एक राजवंश उभर कर आया था, उसको हम पाल वंश के नाम से जानते हैं
और दक्कन वाला जो इलाका है, विंध्याचल के दक्षिण वाला जो इलाका है, वहां जो एक मजबूत राजवंश उभर कर आया था उसको हम राष्ट्रकूट शासक या शासन वंश के नाम से जानते हैं। तो इनका जो भौगोलिक वितरण है वो हम मानचित्र में देखते हैं कि ये वाला जो इलाका था, यहां पर जो था राज्य वो था गुर्जर प्रतिहार। ये वाला जो इलाका था यहां पर पाल वंश था, यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश, यहां पर पाल वंश, और यहां पर जो था वो था राष्ट्रकूट वंश। इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो गंगा के संगम तक पहुंच गई थी पाल और गुर्जर प्रतिहारों की। तो सीधी सी बात है कि उनमें राजनीतिक सत्ता को लेकर तनातनी होना तय था। तो यह जो कन्नौज को जीतने के लिए इन तीनों शक्तियों में जो 200 वर्षों तक संघर्ष चला, इसको हम 6 भागों में या 6 चरणों में लेकर पढ़ते हैं। तो उस पर ही हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कन्नौज पर चक्रायुध वंश के 2 भाई थे, उनके शासन थे। जैसे कि एक था इंद्रायुध और दूसरा था चक्रायुध। ये जो 2 आयुध शासक थे, इनका जो वंश था उसको आयुध वंश कहा जाता है। इसके ये 2 शासक थे, इंद्रायुध और चक्रायुध। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि जो इंद्रायुध था उसके पक्षकार जो थे वो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, जबकि चक्रायुध के जो पक्षकार थे वो मुख्यतः पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। तो चक्रायुध का पक्ष किसने लिया? पाल वंश और राष्ट्रकूटों ने। और इंद्रायुध का पक्ष किसने लिया? गुर्जर प्रतिहारों ने। अर्थात जब कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन होता था या उसको जब जीतते थे तो वो वहां पर इंद्रायुध को शासक बनाते थे, और जब वो पाल या राष्ट्रकूट जो हैं वो कन्नौज को जीतते थे तो वो वहां पर चक्रायुध को शासक बनाते थे। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो 6 चरणों में कन्नौज को जीतने के लिए जो संघर्ष चलता है 3 महाशक्तियों में, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो पहले चरण में हम देखते हैं कि जो वत्सराज है प्रतिहार शासक, वो कन्नौज की तरफ बढ़ता है और वहां उसका जो सामना है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल से होता है। इस युद्ध में धर्मपाल को वो पराजित कर देता है, लेकिन उसको जीतने के बाद में जैसे ही वो वापस आ रहा होता है तो गंगा घाटी के मैदानों में उसका जो सामना है वो राष्ट्रकूट, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, वहां से उत्तर की तरफ आए हुए ध्रुव से होता है और वत्सराज को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो प्रथम चरण में जो जीत होती है वो ध्रुव की होती है, लेकिन यह जीत है वो अल्पकालीन सिद्ध होती है, क्योंकि ध्रुव की राजधानी में उसके पुत्र के राज्यारोहण को लेकर बहुत सारे षड्यंत्र और उठापटक चल रही होती है, इसलिए उसको बहुत जल्दी ही अपने राजधानी की तरफ जाना पड़ता है और उसकी यह जो जीत है वो अल्पकालीन सिद्ध होती है। उसके बाद में दूसरा जो चरण है उसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से मैदान खाली रहता है, क्योंकि वहां पर गोविंद तृतीय है, वो गोविंद जो तृतीय है वो शासक तो बन जाता है, लेकिन वहां की जो दरबारी जो गतिविधियां थी षड्यंत्रकारी, उसके कारण वो अपनी राजधानी को नहीं छोड़ पाता है। तो इसमें वत्सराज और धर्मपाल के बीच में संघर्ष है वो चलता है और बाद में वत्सराज भी थोड़ा व्यस्त हो जाता है। तो जो धर्मपाल है वो अपने जो शासक है पक्ष के चक्रायुध, उसको शासक है वो कन्नौज का बना देता है। उसके बाद में नागभट्ट द्वितीय का काल आता है। नागभट्ट द्वितीय के लिए
कन्नौज पर चक्रायुद्ध का जो शासन है वो उसको एक तरीके से चुनौती भरा लगता है और वो पाल वंश की तरफ आक्रमण करने के लिए चला जाता है। और पाल वंश की जो राजधानी थी मुंगेर, उसके निकट तक पहुंच जाता है और वहां के युद्ध में पाल वंश शासक धर्मपाल को पराजित कर लेता है। भयभीत पराजित है, वो अपनी रक्षा के लिए राष्ट्रकूट जो शासक है गोविंद तृतीय, उसको संदेशा भेजता है। गोविंद तृतीय आता है और वही प्रथम चरण की वापस पुनरावृत्ति होती है। नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय से हारना पड़ता है। चतुर्थ जो चरण है उसमें गोविंद तृतीय की जो भूमिका है वो अस्पष्ट नहीं है। हम देखते हैं कि यह संघर्ष है वो मुख्यतः नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच में चलता है। गोविंद तृतीय के आने का काल और आने का कारण अस्पष्ट है, लेकिन गोविंद तृतीय का जो उत्कर्ष है, प्रभाव है, वो इतना बढ़ चुका था कि उसके अभिलेखों में यह कहा गया है कि उसके जो घोड़े हैं वो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक बिना शत्रु क्षेत्र में पदार्पण किए दौड़ सकते थे। अर्थात उसके जो घोड़े हैं वो गंगा से लेकर कावेरी तक का पानी पी सकते थे। उसके बाद में जो पांचवा चरण है उसमें हम देखते हैं कि प्रतिहार शासक रामभद्र जो था वो बिल्कुल ही निर्बल शासक था। पांचवें चरण में अमोघ वर्ष जो था वो उस वक्त अल्पवयस्क था और उसकी सैनिक वृत्ति में रुचि भी अपने पूर्वजों की तरह नहीं थी, अतः वो भी उत्तर की तरफ नहीं आता है। और रामभद्र जो कि निर्बल शासक था, तो इसका जो फायदा है वो देवपाल है वो पूरा उठाता है और अपना शासन का जो विस्तार है वो करता है। अंतिम चरण की बात हम करते हैं तो इस वक्त गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज, जो कि इस वंश का महानतम शासक माना जाता है, वो था। और यह उसी चरण की मतलब विपरीत स्थिति थी पांचवें चरण की। पांचवें चरण में देवपाल है वो मजबूत स्थिति में था, अर्थात पाल शासक, जबकि छठे चरण में प्रतिहार शासक मजबूत स्थिति में है और पाल शासक विग्रहपाल और नारायण पाल वैसी ही कमजोर स्थिति में है जैसे कि रामभद्र पांचवें चरण में कमजोर स्थिति में था। मिहिर भोज है वो संभवतः शुरुआत में देवपाल से हारा था, लेकिन बाद में वो देवपाल को पराजित करता है। उसके बाद में उसके जो शासक हैं विग्रहपाल, नारायण पाल, वो कमजोर साबित होते हैं। कृष्ण द्वितीय है उसको भी मिहिर भोज पराजित करता है और अंततः कन्नौज पर शासन करने और उस पर अधिकार करने में मिहिर भोज है वो सफल साबित होता है और कन्नौज है वो अंततः गुर्जर प्रतिहारों की झोली में जाता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि 6 चरणों की जो लड़ाइयां हैं जो कि 200 वर्षों तक चली, 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक, और उस लंबे जो हिंसक कालखंड है, जो युद्धों का कालखंड है, उसमें जो अंतिम जो सफलता है वो मिहिर भोज के रूप में गुर्जर प्रतिहारों को ही मिलती है। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों का उदय हमें एक साथ ही लगभग देखने को मिलता है और इनका अंत भी एक साथ ही देखने को मिलता है। अगर इन 3 राजवंशों की बात करें तो इनमें तीनों में युग्म शासक हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि मिहिर भोज और उनका पुत्र महेंद्रपाल, धर्मपाल और उनका पुत्र देवपाल, और उसके बाद में ध्रुव और गोविंद तृतीय। यह जो युग्म है शासकों का, ये ही उस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। बाकी के जो शासक हैं वो हमें कमजोर ही देखने को
मिलते हैं। और इस तरीके से इन तीनों राजवंशों का एक साथ ही उदय भी हमें देखने को मिलता है और एक साथ ही अंत भी देखने को मिलता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।